हेलो बच्चों, नमः संस्कृताय, जय माता दी। बच्चों, इस समय हम आप लोगों को कारक का अध्ययन करवा रहे हैं। बच्चों, कारक में हमने आपको कहाँ तक पढ़ाया था? प्रथमा विभक्ति। देखिए, कारक में हमने जब बताए थे कि कारक 6 होते हैं, विभक्तियाँ 7 होती हैं, तो प्रथमा विभक्ति किसमें होती है? कर्ता में। प्रथमा विभक्ति किसमें होती है? कर्ता में। अब बच्चों, इसके आगे हम द्वितीय विभक्ति का अध्ययन करवाएंगे। प्रथमा विभक्ति में कुछ ज़्यादा नहीं था। कर्ता का मतलब था स्वतंत्रता। कर्ता पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। द्वितीय विभक्ति में बच्चों, द्वितीय विभक्ति होती है जिसको कारक के किस रूप से जानते हैं? कर्म कारक। जब हम बोलेंगे कर्म कारक तो आप लोग सोचना द्वितीय विभक्ति। जब हम द्वितीय विभक्ति कहें तो समझ लेना कर्म कारक, क्योंकि द्वितीय विभक्ति को ही कर्म कारक की संज्ञा दी गई है। इसका प्रथम सूत्र होता है बच्चों, कर्तुरीप्सितम कर्म। कर्तुरीप्सितमं कर्म, अर्थात कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। कर्तु मीन्स होता है कर्ता क्या करना चाहता है, ईप्सित होता है चाहना। तो कर्तुरीप्सितमं कर्म, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। कर्म संज्ञा, अब जैसे रामः लेखन्या पत्रम लिखति। राम लेखनी से, कलम से, पेन से क्या कर रहा है? पत्र लिखता है। तो पत्र क्या लिखता है? पत्र क्या लिखता है? आप जब क्रिया से सीधा प्रश्न करेंगे, किससे प्रश्न करेंगे? क्रिया से। क्या लिखता है? तो आपको कर्म ज्ञात हो जाएगा। क्या लिखता है? तो आपको समझ में आ जाएगा पत्र लिखता है। पत्र लिखता है। क्या पढ़ता है? संस्कृत पढ़ता है। कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है। तो इस तरह से आप किससे प्रश्न करेंगे? क्रिया से प्रश्न करेंगे तो कर्म आपको समझ में आएगा कि इसमें कर्म क्या है, और उसी कर्म में द्वितीय विभक्ति लगा देनी है। बच्चों, इसका दूसरा सूत्र होता है कर्मणि द्वितीया, अर्थात कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आप जानते हैं, जैसे रामः गृहं गच्छति हमने बताया, क्रिया से आप क्वेश्चन करेंगे कहाँ जाता है? घर। तो घर में क्या हो गया? द्वितीया। कहाँ जाता है? विद्यालय। तो द्वितीया। क्या पीता है? जल। तो द्वितीया। बालक क्या खाता है? तो फल। फल में द्वितीया। अब फलानी को समझिए, मत समझ कर मत सोचना। फल का रूप होता है फलम, फले, फलानी। ऐसा तो नहीं दिया कि बालक एक फल खाता है। अगर एक फल होता तब होता। तो यहाँ पर फल खाता है, पता नहीं कितने हों, 2 हों, 4 हों, है ना। तो इस तरह से बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कर्मण द्वितीया का अर्थ होता है कि कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों, इसका तीसरा सूत्र आता है अकथितंच। क्या आता है बच्चों? अकथितंच। अपादान, संप्रदान, करण आदि कारकों के द्वारा अविवक्षित कारक कर्मसंज्ञक होता है। इसमें अकथितंच हमें क्या होता है कि 2 आदि 12, नी आदि 4 कुल धातुएं, अर्थात 16, मतलब 12 हैं और 4 हैं। ये कितनी हैं? 16। 16 धातुएं हमारी द्विकर्मक धातुएं होती हैं। द्विकर्मक अर्थात 2 कर्म होंगे इसमें। कर्म प्रधान दूसरा होगा और एक कर्म दूसरा होगा। तो द्विकर्मक धातुएं जहाँ होती हैं वहाँ पर हमारा क्या होता है? कर्म संज्ञा होती है, अर्थात द्वितीय विभक्ति होती है।
तो बच्चों अब आपको ये द्विकर्म करने वाले धातुएं, द्विकर्मक धातुएं जो हैं वो आपको ध्यान देना है, आपको याद करना है। समझ लो कि थोड़ा सा इसमें ये पढ़ना है, 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको धातुएं याद हो जाएंगी। बच्चों हमने शुरू में बताया था कि धातुएं कितनी होती, लगभग 2000 धातुएं कितनी होती, लगभग 2000। इन 2000 धातुओं में कुछ धातुएं परस्मैपदी की हैं, कुछ आत्मनेपदी की हैं। तो जो ये 2 आदि 12 धातुएं हैं ये आपकी परस्मैपदी हैं और ये आपकी 4 धातुएं आत्मनेपदी की हैं। तो इस तरह से अलग अलग धातुएं हैं और इनका कितनी धातुएं हैं, कुल 16 धातुओं में क्या होता है, अकथितन चा सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा हो जाती है। अब 16 द्विकर्मक धातुएं होती कौन कौन से हैं ये आप ध्यान दें और लिख लें कि 16 द्विकर्मक धातुएं होती, दुहु याच पच दंड रुध प्रच ची ब्रू सास जी मथ मुस नी कृष वह। समझ गए। तो इस तरह से 4-4 का 4-4 धातुएं एक बार में पढ़ेंगे तो आपको आसान रहेगा और याद भी रहेगा। आप इस तरह से बोल सकते हैं, दुहु याच पच दंड रुध प्रच्छ जी भ्रू सास जी मथ मुस नी कृष वह। ये 4 धातुएं को मिलाकर कुल 16 धातुएं हो गई और ये 16 हमारी द्विकर्मक धातुएं कहलाई जाती हैं। अर्थात इन धातुओं के होने पर आपको हम ट्रिक या पहचान जिसे आप कहते हैं उसके द्वारा यदि बताएं तो इन धातुओं को आप जहां देख लेना वो हमेशा कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा। उसको कर्म कारक की संज्ञा मिल जाती है, वहाँ पर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए द्विकर्मक धातुओं के योग से अपादान का कर्म होना, यहाँ पर होता का है क्या था, अब पंचमी विभक्ति, लेकिन होगी कौन सी, द्वितीया विभक्ति। कैसे होगी देखो, ग्वाला धेनुम दुग्धम दोग्धि, दुग्धम ग्वाल गाय से दूध दुहता है। अब दूध को गाय से क्या कर रहा था, अलग कर रहा था। कौन सी विभक्ति आनी चाहिए, पंचमी विभक्ति होनी चाहिए। लेकिन हमारा जो सूत्र है अकथितन चा, उसमें दो दो धातु है, दो धातु लगे होने के कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो गई और हो गया कि ग्वाल धेनु से गाय से दूध निकालता है। याच के धातु के आने पर देखो, हरि ही बलिम वसुधाम याचते, याच मीन्स मांगना। देखिए आपको ये कितना सहज है कि यहाँ पर सभी आपके धातुएं लिखी हैं क्रम से और धातुओं का अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है कि मतलब कि इन दो का अर्थ क्या होता है, पच का अर्थ क्या होता है, ये अगर आपको समझना है ना तो यहाँ पर क्या है, धातुओं का अर्थ। और ये है प्रयोग, इसको आप वाक्य प्रयोग के रूप में भी कर सकते हैं। वाक्य प्रयोग भी आप लोगों के हाई स्कूल इंटर में पूछा जाता है कि आ गया और उसका प्रयोग करना है, पच धातु आ गई आपको प्रयोग करना है तो आप कैसे करेंगे। तो वहाँ पर क्या होगा, देखो यदि ये सभी धातुएं दिख रही हैं, इसका अर्थ हमको मालूम है तो अनुवाद करना सरल हो जाएगा। जिससे हम कहते हैं माता तंडुलान ओदनम पचती, माता चावलों से भोजन पकाती है। दंड मीन्स दंड देना, राजा चौरम शतम दंडयति, राजा चोर को 100 बार दंड देता है। रुद्ध मीन्स रोकना, राजा शत्रुन दुर्गम रूढ़। तो इस प्रकार से बच्चों आप जो है 16 द्विकर्मक धातुओं का प्रयोग हो जाने के कारण क्या होता है, कर्म संज्ञा बदल जाती है। प्रच्छ पूछना, गुरु शिष्यम प्रश्नम पृच्छति, ची का अर्थ होता है, ची हमारी धातु है, चुनने के अर्थ में ली जाती है। बालकः वृक्षम फलानि अवचिनोति, ब्रू बोलना, गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते, सास उपदेश देना। अब देखना ये सास जो है ये और एक जगह भी आएगा,
तो वहाँ पर भी हमारा कर्म संज्ञक बनेगा। तो सास में उपदेश देना, गुरु शिष्यम धर्मम शास्त्रे जी जितना सह देवदत्तम सतम जयति मथ मथना सुधाम क्षीरनिधिम मथनाति मुस चुराना देवदत्तम सतम मुसड़ाति। मुस धातु लग गई तो यहाँ पर क्या हो गया कि हमारा कर्म संज्ञक बन गया। अगली धातु है नी, ले जाना। कृषकः धेनुम ग्रामम नयति, किसान गांव से गाय को ले जाता है। ह्री, हरना। कृषकः धेनुम ग्रामम हरति, कृष खींचना। कृषकः धेनुम ग्रामम कर्षति, वह ले जाना। कृषकः धेनुम ग्रामम वहति। इस प्रकार से बच्चों यह आपकी 16 द्विकर्मक धातुएं हो गई। और दो कर्म वाली धातुएं आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है। ये द्विकर्मक धातुएं यहीं कहीं भी अनुवाद में होता है या फिर इन धातुओं का जो अर्थ होता है और ये अर्थ से आप पकड़ ले जाएंगे, अनुवाद आ गया कि वह गाय ले जाता है, तो आप ले जाना आ गया तो आप इसका प्रयोग करेंगे कि गाय में हम द्वितीय विभक्ति कर्म संज्ञक कर दें। ले जाता है अर्थात वो क्या हो गया, दूर हो गई, वो घर से दूर ले गया। तो इस वजह से आप यहाँ पर क्या करेंगे, कर्म संज्ञक कर देंगे। और जबकि अलग होने की स्थिति में हमने जब कारक की पहचान बताया था, कारक का जब अर्थ बताया था, तब हमने बताया था ना अपादाने पंचमी, अपादान में अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है। तो ये सूत्र पंचमी सूत्र का निषेध करता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति हो गई। सब में क्या हो जाएगा, तो आपको यदि अनुवाद आता है और अनुवाद में ये हरना, खींचना, ले जाना इत्यादि जो पीछे भी हमने 16 धातुएं पढ़ाई, 12 धातुएं, उनमें क्या है कि द्विकर्म धातु हो जाने के कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य प्रयोग में आएगा तो भी आप कर ले जाएंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब द्वितीय विभक्ति का चौथा सूत्र आता है आदि सिंह स्था साम। आदि सिंह स्था साम। सी मीन्स सोना, स्था मीन्स ठहरना, आस मीन्स बैठना। इन 3 धातुओं के पहले यदि अधि उपसर्ग जुड़ा हो तो इनके आधार पर कर्म संज्ञा होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। ये हमने बताया, जब कर्म बोले तो द्वितीय विभक्ति है तो कर्म संज्ञा है। तो अधि सिंह स्था साम, जब अधि सी से चढ़ेगा तो अधि से ते बनेगा। अधि में सी धातु चलेगी तो अधि से ते, समझ गए। इसको देखो यहाँ से बताएं आपको, अधि और उपसर्ग। अधि क्या है, हमारा उपसर्ग है। अधि सिंह स्था सांग, अधि सिंह हो गया, स्था हो गया और आस हो गया, समझ गए। तो अधि उपसर्ग के साथ में सिंह स्था आस धातु में लगी हो तो वहाँ पर हमारा कर्म संज्ञा होती है। वहाँ पर हमारी कौन सी संज्ञा होती है बच्चों, कर्म संज्ञा होती है। अधि उपसर्ग हो जाने के बाद अधि सिंह में है, अधि स्था में भी है, अधि आस में भी है। 3 अधि उपसर्ग तीनों धातुओं पर यदि मिली हुई हैं तो वहाँ पर हमारा कर्म संज्ञा हो जाता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब अधि सिंह स्था आस, अधि तो हमारा उपसर्ग हो गया। अब सिंह का अर्थ क्या होता है, सोना। स्था का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। आस का अर्थ होता है बैठना। ये हमारी क्या है, ये हमारी धातुएं हैं। क्या है बच्चों, धातुएं। और ये हमारा अर्थ हो गया कि सिंह सोना, स्था ठहरना, आस बैठना। अब देखो ये अधि में सिंह में अधि जोड़ा जाएगा तो अधि से ते। स्था धातु जब के रूप चलते हैं तो कैसे चलते हैं, तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति। तो यहाँ पर हो गया अधि तिष्ठति। आस के आस्ते, आसते, तो इस तरह से आस मीन्स अधि जुड़ जाने से अधि प्लस आस्ते। तो बच्चों जब इसको आप जोड़ेंगे तो कौन सी संधि होगी, आपको हमने संधि पढ़ाया था ना, ध्यान देना। तभी कहते हैं हर एक चीज़ में
कारक पढ़ते हुए संधि का प्रयोग कैसे करना है, कारक पढ़ते हुए संधि में कैसे पहुंचना है, वहाँ क्या पहचान आप कर पाएंगे, यहाँ से पकड़िए। अब ये क्या है, ई है। आपने पढ़ा है स्वर संधि में एक भेद होता है यड़ संधि, जिसका सूत्र होता है इको यड़चि, जो सूत्र की परिभाषा होती है इक्का यड़ होना। अब यहाँ पर ई है और आगे आ है तो ई का या हो जाएगा, तो अध्यास्ते बन गया। तो अब अध्यास्ते में कौन सी संधि निकली, यड़ संधि। इस तरह से बच्चों आप प्रयोग करना सीखें तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर पहुंचना, एक चीज़ सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी तक में पकड़ बात अपनी बातों को पकड़ना, उदाहरण को सेट करना, ये आप समझ जाएंगे। तो बच्चों अब आप आइए कारक में कि हमने क्या पढ़ाया कि अधि उपसर्ग पूर्वक सींग आस धातु लग जाने से कर्म कारक होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब हम आपको उदाहरण बताएं कि कैसे द्वितीय विभक्ति होगी। हरि बैकुंठ में सोते हैं, हरि बैकुंठ में सोते हैं, तो हरि ही बैकुंठे अधिसेते होना चाहिए ना। हरि बैकुंठ में आपने पढ़ा है आधारो अधिकरणम, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, हमने बता चुके हैं। देखो हम पहले ही वीडियो में कारक की पहचान हमने तभी पहले भी बताया था, सब कारक की पहचान क्या है, क्योंकि यहाँ पर हर एक कारक दूसरे सूत्रों के अनुसार दूसरा बन पा रहा है, तो आप वहाँ समझ लें। तो आधारो अधिकरणम में हमने कौन सी विभक्ति बताई थी, सप्तमी विभक्ति। तो में पे पर, तो जब हमने सप्तमी विभक्ति बताई तो सप्तमी विभक्ति में बैकुंठ का सप्तमी होगा रामे, राम का सप्तमी विभक्ति होता है रामे, तो बैकुंठ का होगा बैकुंठे। लेकिन हमारा सूत्र कहता है कि अधि उपसर्ग के साथ सींग धातु आ जाने से कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो होगा हरि बैकुंठम अधिसेते अधितिष्ठति अध्यास्ते। आप कोई भी शब्द लिख सकते हैं, सभी शब्द अधि के योग में सही होंगे। हरि बैकुंठ में सोते हैं, हरि बैकुंठ में स्थिर हैं, रुके हैं, हरि बैकुंठ में उपस्थित हैं। इस प्रकार से बच्चों अर्थ इसका ये चीज़ बदल जाएगी, लेकिन अधि उपसर्ग में सिंग स्था और आस धातु लग जाने से कर्म संज्ञा बन जाता है। तो बच्चों आप सरल उदाहरण के द्वारा इसको स्पष्ट कर लीजिए। घर में जैसे सीता या रामू घर में बैठता है, रामू घर में बैठता है, तो रामू गृहे तिष्ठति ये शब्द होना चाहिए, लेकिन ये आपका गलत है। क्या होगा, रामः गृहम अधितिष्ठति, बैठता है, रुका है, ठहरा हुआ है, स्थित है, तो क्या होगा कि घर में बैठता है कौन, राम घर में बैठता है, तो रामा गृहे तिष्ठति ना होकर रामा गृहम अधितिष्ठति हो जाएगा। यदि अधि का प्रयोग नहीं कर रहे, यदि बच्चों ये ध्यान देना, यदि आप अधि का प्रयोग नहीं करेंगे, ये केवल तिष्ठति लिखना है, जैसे हमने ऊपर तिष्ठति लिखा है तो गृहे लग जाएगा, अधि का प्रयोग ही नहीं तो गृहम नहीं होगा, फिर ये वाला गलत हो जाएगा। यदि अधि का प्रयोग आपने किया है, यदि आपने इसको लिख दिया, अधि का प्रयोग कर दिया, तो बच्चों ये गलत वाला आपका सही होगा और ये आपका गलत हो जाएगा। सिर्फ आपको देखना है कि सींग स्था धातु में, यहाँ पर कौन सी धातु है, स्था धातु के साथ में अधि उपसर्ग आ जाने के कारण ही यहाँ कर्म में हमारी द्वितीय विभक्ति लगेगी। और उदाहरण देख लो, राजा सिंहासन पर बैठता है, तो राजा सिंहासने तिष्ठति सही है, राजा सिंहासने तिष्ठति, लेकिन अगर सिंहासने अधितिष्ठति कर दिया, क्योंकि तिष्ठत मीन्स भी बैठना होता है, अधितिष्ठत मीन्स भी बैठना होता है, तो यदि अधितिष्ठत किया तो सही है, यदि अधि लग गया तो सिंहासने के बदल जाएगा, सिंहासनम हो जाएगा। राजा हमारा करता है तो वो तो वैसे ही रहना, कर्म में फर्क होना है, कर्म संज्ञा आप पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, सिंहासनम हो जाएगा। यदि आपने राजा सिंहासनम किया और तिष्ठति जोड़ दिया तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि तिष्ठति के साथ हमेशा आधार आएगा
और अधि उपसर्ग के साथ हमेशा अधि और स्था उपसर्ग के साथ स्था धातु लग जाने से हमारा कर्म आएगा। तो यहाँ पर आधार और कर्म ये समझने की बात है। अब बच्चों आपका अगला सूत्र है अभिनिवेशश्च। इसमें भी वही चीज़ है, अभिनिवेश 3 अभि उपसर्ग के साथ में अभि और नि उपसर्ग के साथ में विस धातु का प्रयोग हो जाने से हमारा कर्म संज्ञा हो जाता है। अभिनिवेशच सूत्र कहता है कि अभिनिवेशच हो जाने से हमारा कर्म संज्ञा हो जाता है। कैसे होता है बच्चों? देखो अर्थ क्या होता है, अभि और नि उपसर्ग दोनों एक साथ विस धातु के पहले आ जाएं तो आधार की अधिकरण ना होकर कर्म संज्ञा होती है। ठीक है ना। अभी तक आपने क्या पढ़ा? अभी तक अधि पढ़ा आपने। किसके साथ पढ़ा? स्था, सींग और आस धातु के साथ। अब आपको सिर्फ एक ही धातु है और 2 उपसर्ग हैं। 2 उपसर्ग में है अभि और नि। दोनों के साथ में विस धातु का प्रयोग हो तो वहाँ पर हमारी आधार की अधिकरण संज्ञा नहीं होती, वहाँ पर भी हमारा कर्म संज्ञा हो जाता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी तक आपने पढ़ा अधिसेते, अधितिष्ठति, अधि आस्ते, अध्यास्ते। उसमें एक सूत्र ये भी उसमें जोड़ लेना, क्योंकि उसी के बिल्कुल समानार्थी है। इसमें बस ये है कि अभि और नि उपसर्ग, अभि और नि उपसर्ग, अभिनिवेशिच, अभि और नि उपसर्ग के साथ यदि विस धातु का प्रयोग किया गया है तो वहाँ पर कर्म संज्ञा होती है। अब जैसे आप देखेंगे सज्जन मार्ग पर चलता है, सज्जन सन्मार्ग पर चलता है, तो सज्जना सन्मार्गे चलति, ये होना चाहिए। तो होना चाहिए, यदि सन्मार्ग के साथ में है तो सन्मार्गे हो गया, लेकिन आपने चलति लगा दिया था तो सही था। अगर अभिनिवेशते, चलना का अर्थ होता है अभिनिवेशते, तो अभिनिवेशते का प्रयोग किया है तो वहाँ पर सन्मार्ग हमारा गलत होकर सन्मार्गम रूप बन जाएगा। अर्थात अधिकरण संज्ञा न होकर, अधिकरण संज्ञा न होकर, ये अधिकरण संज्ञा है और ये कर्म संज्ञा है। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है और कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है। अधिकरण में आधार के हिसाब से होता अधिकरण और सन्मार्ग या द्वितीय विभक्ति हमारा यहाँ पर उपसर्ग और धातु के एक साथ मिल जाने के कारण संकर्म संज्ञा बना देती है। बस इतनी सी बात आपको स्मरण रखना है। अगला सूत्र है बच्चों, कितने सूत्र पढ़ लिए? 5। ये 6वां सूत्र है उपान्वंध्यांग वसः, अर्थात उप, अनु, आदि, आंग, वस धातु के साथ मिल जाने से हमारा कर्म संज्ञा हो जाती है। उप, अनु, आदि, आंग किसके साथ में? वस धातु के साथ में, तो हमारा क्या हो जाता है? कर्म संज्ञा हो जाता है। जैसे उप देख लो, एक तरफ क्या है? ये उपसर्ग है। कौन से उपसर्ग? जो ये उपसर्ग आए हुए हैं। एक तरफ ये उपसर्ग में जो धातु है वो लिखी हुई है, जो हमारी धातु वो केंद्र बिंदु में लिखी हुई है, और फिर उपसर्ग से मिलने के बाद हमारा ये जो है शब्द बन जाता है। सिर्फ इसका अर्थ वस का मतलब होता है स्थित रहना, रहना, बसता है जिसको कहते हैं, वो वहाँ बसती है, वो वहाँ रहती है, वो वहाँ जाती है। तो इस तरह से यदि इनका प्रयोग हो गया, किनका? उपसर्ग का प्रयोग हो गया वस धातु के साथ, तो वहाँ पर भी हमारी इन सभी के कर्म में कर्म संज्ञा हो जाएगी, द्वितीय विभक्त लग जाएगी। हरि बैकुंठ में रहते हैं, तो हरि ही बैकुंठे वसति, इस रूप में ये सही है। लेकिन लिख दिया यदि हरि ही बैकुंठम उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति, तो इसमें क्या होगा कि इन सभी उपसर्ग के लग जाने पर बैकुंठ जो हमारा आधार था वो कर्म में बदल जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उपसर्ग और धातु स्मरण रखना है।
कौन से उपसर्ग में कौन सी धातु का प्रयोग हो गया जिसके कारण हमारा परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर यदि आप ऐसे देखेंगे कि हरिः वैकुंठे वसति, हरिः वैकुंठे वसति, तो वैकुंठ में वसति, तो वैकुंठ में हमारा क्या हो गया, आधार है, तो वैकुंठ में रहते हैं। और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, उपसर्ग से बना हुआ है, तो वैकुंठम अनुवसति, वैकुंठम अधिवसति, ये सारे स्वरूप हमारे बन जाएंगे और कर्म संज्ञा बनेगी। द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत आता है हमारा 7वां सूत्र, अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगे अपि। अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगे अपि में कौन सी विभक्ति होती है बच्चों, द्वितीय विभक्ति। अब ये अभितः का मतलब होता है दोनों ओर, परितः का अर्थ होता है चारों ओर, समया और निकषा का अर्थ होता है निकट या समीप, हा का मतलब होता है धिक्कार, हाय ऐसा हो गया दुख, प्रति का अर्थ होता है और, इन सभी के योग में हमारी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो सूत्र बच्चों याद रखना, अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगे अपि, इन सभी के प्रयोग हो जाने से कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब आपको इसका इसीलिए इसका अर्थ दे दिया गया है कि अभितः कैसे होगा, अर्थात दोनों ओर, जैसे घर के दोनों ओर पेड़ हैं, वृक्ष हैं, दोनों ओर, तो दोनों ओर घर के आपके दरवाजे के दोनों तरफ वृक्ष हैं, तो दोनों ओर आ जाने के कारण ग्रह में क्या हुआ, ग्रह में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। आइए आपको उदाहरण दिखाएं, उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करें। विद्यालयम अभितः तडागः अस्ति, विद्यालय के दोनों ओर तालाब है, विद्यालय के दोनों ओर तालाब है। घर के चारों ओर वृक्ष हैं, परितः मीन्स चारों ओर, घर के चारों ओर वृक्ष हैं। यहाँ पर गृहम में विद्यालयम में क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया। इसी प्रकार से अगले उदाहरण भी हैं कि प्रयागराजम समया या निकषा नदी प्रवहति, समया निकषा का मतलब होता है निकट, क्या होता है निकट, तो प्रयागराज के निकट ही नदी बहती है, तो प्रयागराज है आपका जैसे, तो वहाँ पर गंगा नदी है, तो हो गया उसके निकट ही उसका घर है, तो प्रयागराज तो समया निकषा का प्रयोग हो जाने के कारण प्रयागराज में प्रयागराजम का प्रयोग द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया। हा कृष्णं भक्तं मंदिरं प्रति गच्छति, हाय कृष्ण भक्त मंदिर की ओर जाता है, प्रति मीन्स हमने बताया था क्या होता है और, अरे हा मीन्स अरे का प्रयोग भी कर सकते हो, अरे कृष्ण भक्त, कृष्ण का मंदिर बना हुआ है तो उसको वो मंदिर पहुंच रहा है, तो उसके लिए आ गया कि अरे कृष्ण भक्त मंदिर की ओर जाता है, तो कृष्ण भक्त में क्या हो गया, कर्म संज्ञा हो गई, कर्म संज्ञा लगा दी गई, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया। इसी प्रकार बच्चों अभी 2-4 और अभी अव्यय पद हैं, उसको भी आप देखो तो होता है उभयतः, सर्वतः, धिक, धिक का मतलब धिक्कार करना, सर्वता मीन सभी और, उभयता मीन दोनों ओर, ऊपर ऊपर, ऊपर ऊपर, अधो अधा, नीचे नीचे, अधि अधि, अब देखिए अधि अधि, अब बच्चों यहाँ पर बताइए अधि प्लस अधि में कौन सी संधि है, अभी हमने आपको बताया था यड़ संधि, ये ई के स्थान पर या हो जाएगा तो बन जाएगा अध्यधि, ये आया में जुड़ जाएगा, तो अध्यधि ये वाला धा आधा रह जाएगा, जब चूँकि जिसमें हमारा स्वर होता है वही शब्द हमारा आधा होता है, तो ये आधा हो जाएगा। जब आप स्पष्ट करेंगे तो क्या रूप बनेगा, अध्यधि, कौन सी संधि आ जाएगी, यड़ संधि। तो बच्चों इन सभी अव्यय पदों में भी हमारी द्वितीय विभक्ति होती है। अगला सूत्र है बच्चों
कालाधुनरो रत्न संयोगे। अर्थात काल मीन्स समयवाची, अध्वन मीन्स मार्गवाची, अत्यंत संयोग मीन्स निरंतर संयोग बना रहने से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये हमारा द्वितीय विभक्ति कर्म संज्ञा का 8वां सूत्र है। कर्म संज्ञा में बहुत सारे सूत्र हैं, ये हमारा कौन सा है? 8वां सूत्र कहता है इन सभी के हो जाने पर भी हमारे कर्म में क्या होती है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे क्रोशम कुटिला नदी, 2 कोसम मीन्स कोस भर, कोस भर, कोस भर क्या हुआ आपका? क्या हुआ? आपने पढ़ा ना समयवाची, कालवाची, तो सब काल की वजह से एक कोस नदी टेढ़ी है, एक कोस नदी टेढ़ी है, एक कोस तक पर्वत हैं। वो मास 1 महीने तक रामायण का अध्ययन करता है, वो 7 दिन तक रामायण पढ़ता है। इस तरह से कालवाची समयवाची हो जाने पर क्या हो जाएगा? कर्म में हमारी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखिए क्रोशम में द्वितीय, क्रोशम में द्वितीय, द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, सप्तदिनानि। अब सप्तदिनान में भी द्वितीय ही विभक्ति है। जैसे 7 दिन है ना, 7 दिन, तो 7 दिन के सप्त लग जाने से बहुवचन हो गया। अब ये कोस एक वचन, मतलब एक वचन का प्रयोग किया गया। जैसे होता 10 कोस तो 10 में आ जाता, फिर 4 कोस तो 4 में आ जाता, फिर बहुवचन। लेकिन इसमें 7 लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया। आपने रूप पढ़े होंगे कि फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, तो दिनम दिने दिनानि, दिनम दिने दिनानि, तो यही दिनानि शब्द रूप के हिसाब से, वचन के हिसाब से सप्त दिनानि हो गया। तो बच्चों ये इसमें क्या है? काल एवं समयवाची या मार्गवाची शब्द में हमारी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बच्चों एक और बचा और छोटा सा ही है, अंतरा अंतरण युक्ते। अर्थात अंतरा मीन्स होता है बीच में और अंतरेण मीन्स होता है बिना। इसके योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब बिना के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, बिना के योग में तृतीया का भी होता है, सप्तमी का भी होता है। तो बच्चों आपको ध्यान देना है केवल बस यही कि आप जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो मीनिंग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही यहाँ पर सब में देखो। आपने पढ़ा हरि बैकुंठे वसति, तो बैकुंठे वसति लिखा तो बैकुंठे सप्तमी विभक्ति हो गई। और अगर लिख दिया हरि ही बैकुंठे अधिवसति तो आपका गलत हो गया, क्योंकि आपने शब्द क्या यूज़ किया? अधिवसति। वो तो सही है कि हाँ वहाँ रहते हैं, लेकिन अगर अधि उपसर्ग लगा दिया आपने अपने धातु पर तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो जाती थी। वही इसमें भी है कि अंतरा अंतरेण, अर्थात इन दोनों शब्दों के हो जाने पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे तुम्हारे हमारे बीच में हरि हैं, तुम्हारे हमारे बीच में, और तो हो गया त्वाम माम अंतरा हरिम अस्ति, तो अंतरा माम हो गया। माम क्यों हुआ? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। द्वितीय विभक्ति के प्रयोग में क्यों हुआ? अंतरा शब्द लगा हुआ है। ग्रामम अंतरा नदी प्रवहति, गांव के बीच में नदी बहती है। संस्कृत अंतरेण अहम ना जीवामि। अब हमने आपको बताया था कि अंतरेण का अर्थ होता है बिना, तो संस्कृत के बिना मैं नहीं जीवित रहूँगी। संस्कृत के बिना, संस्कृत के अध्ययन के बिना मैं नहीं जीवित रहूँगी, ये आ गया अनुवाद। तो आप वहाँ पर लिख दिया संस्कृतम अंतरेण अहम ना जीवामि, तो अंतरेण अहम ना जीवामि, अंतरेण अहम ना जीवाम जो लिखा गया, तो अंतरेण के योग में हमारा जो यहाँ पर शब्द आएगा, जो कर्ता बनकर आएगा, जैसे यहाँ पर हमने संस्कृत लिख दिया, यहाँ पर आप शिव जी लिख सकते हो, कृष्ण जी लिख सकते हो, राम जी लिख सकते हो, तो इनके बिना मैं जीवित नहीं रहूँगा। यहाँ पर क्या बच्चों आएगा? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। बच्चों आज की वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, 2 दिन में ही पढ़ाने लायक था, लेकिन
2 दिन का 1 दिन में इसलिए समेट लिया क्योंकि द्वितीय विभक्ति है और सोच रहे हैं 7 विभक्ति हैं, 7 दिन में पढ़ा दें। बच्चों के पेपर एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो यदि किसी को इससे कुछ सही लग रहा है, हो पा रहा है तो हो जाएगा। अनुवाद करने में बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, संस्कृत का नियम नहीं जानते, कारक विभक्ति की पहचान नहीं समझ पाते। तो इस वजह से भी हमने ऐसा किया। 16 फरवरी से बोर्ड एग्ज़ाम है, तो बच्चों आप ध्यान दें। बस आधा घंटे से ऊपर पढ़ाते ही नहीं हैं। 20 मिनट, 22 मिनट, 15 मिनट इस तरह का वीडियो रहता है हमारा, और इतने में आपको कोई शब्द पूरा कंप्लीट हो पा रहा है तो कितनी अच्छी बात है कि आप साइंस के लिए, मैथ के लिए तो 2-2, 3-3 घंटे की कोचिंग करने के साथ साथ में घर में भी समय देते हैं। संस्कृत के लिए सिर्फ इतना ही समय निकाल कर यदि आप पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो आप बेटर कर पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे और अच्छे तरीके से अध्ययन भी करेंगे। आपको रुचिकर लगेगा। जो संस्कृत पढ़ने से घबरा रहे हो तो इसमें घबराहट भी नहीं होगी, कठिनाई भी नहीं पड़ेगी। तो बच्चों अब ज़्यादा आपका समय न खींचते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी और आपसे निवेदन भी करूंगी कि बच्चों इस समय आपके उपयोग के लिए हम अपना भी समय, मूल्यवान समय आपको दे रहे हैं। तो बच्चों यदि आपको हमारा परिश्रम सही लग रहा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने भी साथियों को तक हमारी बात को पहुंचाएं। हमारे वीडियो को शेयर करें जिससे इसमें और भी लोग जुड़ सकें और उसका लाभ उठा सकें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।